हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी डिकोडर। आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे लाइब्रेरी साइंस के कॉमन क्वेश्चन पेपर नंबर 13, जो कि क्वेश्चन रहेगा 2023 का। हम लोग उसका पूरी तरीके से डिस्कशन करेंगे और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 2023 का ये डिस्कशन देखने से पहले आप लोग इसको डाउनलोड करके और खुद से एक बार सॉल्यूशन करिए, खुद से एक बार सॉल्व कीजिए, तो शायद वो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके रहेगा, ज़्यादा इफेक्टिव आपके लिए रहेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ से। तो हेयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें दो लिस्ट दिए हुए हैं जिसको हमको मैच करना है। ओके, तो इधर लेफ्ट साइड में टर्म्स दिए हुए हैं, राइट साइड में डेफिनेशन दिए हुए हैं। तो इससे पहले हम इसके बारे में कुछ देखते हैं। डिक्शनरी, डिक्शनरी के कुछ टाइप्स होते हैं। जिस टाइप्स में ये पब्लिश होता है, तो सबसे पहले होता है अनएवरेज्ड। जिसमें किसी भी लैंग्वेज का 100% उस भाषा का, जिस भी लैंग्वेज का ये डिक्शनरी है, तो अनएवरेज में वो 100% वर्ड को कंटेन करेगा। देन आता है शॉर्ट डिक्शनरी। शॉर्ट डिक्शनरी में 50% वर्ड को कंटेन करता है, उस भाषा के जितने भी वर्ड्स होंगे। इसके बाद आते हैं एवरेज डिक्शनरी। इसमें 30% ऑफ द वर्ड किसी लैंग्वेज के कंटेन करते हैं। और फिर आते हैं पॉकेट डिक्शनरी, जिसमें डे टू डे लाइफ के जो भी वर्ड्स होते हैं उसको इसमें कंसीडर किया जाता है। तो आप लोग ज़्यादातर पॉकेट डिक्शनरी यूज करते हैं। ओके, तो ये डिक्शनरी के डिफरेंट टाइप्स हो गए इसके साइज के अनुसार। ओके, तो कुछ स्पेशल डिक्शनरीज भी होते हैं। जिसमें आता है थिसॉरस, थिसॉरस में बर्ड का कलेक्शन होता है एंड उस बर्ड के साथ उस शब्द से रिलेटेड जो उसके सिनोनिम्स हैं उसका कलेक्शन होता है। किसी भी बर्ड और उसके बाद उसका सिनोनिम, मतलब कि उससे रिलेटेड टर्म, उससे उसके और अलग अलग टर्म्स का इसमें कलेक्शन होता है। पहला सबसे फर्स्ट थिसॉरस जो था वो 1852 में पीटर मार्क रॉजेट के द्वारा पब्लिश किया गया, जिसका नाम था रॉजेट थिसॉरस। ओके, नेक्स्ट है ग्लॉसरी। ग्लॉसरी में क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी स्पेशल सब्जेक्ट या किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के टर्मिनोलॉजी
का इसमें कलेक्शन होता है। टर्मिनोलॉजी बोले तो क्या, ऑफिशियल वर्ड्स या ऑफिशियल टर्म्स का कलेक्शन। ओके, तो इसमें ग्लॉसरी ऑफ लाइब्रेरी साइंस को एडिट किया गया था एच यंग के द्वारा बाय ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन मैनेजमेंट से है, मैनेजमेंट यूनिट से। तो एक साइड में मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, जॉब एनालिसिस, जॉब रोटेशन, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, और उसी का इधर डिस्क्रिप्शन या फिर बोले तो डेफिनेशन दिया हुआ है। तो जॉब एनालिसिस जो है वो एक एक तरीका है किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उसको वेरीफाई करने का एक मेथड है कि जो भी काम, जो भी पर्टिकुलर काम किसी एम्प्लॉय को दिया गया है वह किस तरीके से और कितने समय में उस वर्क को पूरे तरीके से कर पा रहा है या फिर कर भी पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। तो ये जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वीकली, ईयरली, मंथली जैसे भी होता है उसके ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑब्जर्वेशन के द्वारा, सेल्फ ऑब्जर्वेशन के द्वारा या क्वेश्चनर के द्वारा या फीडबैक के द्वारा इस बात का जायजा लिया जाता है एम्प्लॉय के वर्क टाइमिंग का या वर्क डन का। तो इसका मैच द फॉलोइंग अगर हम मैच करें तो ये आता है studying and collecting information related to operations and responsibilities of job। ये डेफिनेशन है जो कि दिया गया था एडविन बी फिलिपो के द्वारा। जॉब रोटेशन, जॉब रोटेशन क्या है कि हमारे इंस्टीट्यूशन में, पहले मैं ऑप्शन देख लेता हूँ। हाँ, जॉब रोटेशन का ऑप्शन थर्ड आ जाता है। तो मूवमेंट ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर हम अपने इंस्टीट्यूशन मतलब कि लाइब्रेरी को लेके चलें तो जॉब रोटेशन का क्या मतलब है कि अगर कोई एम्प्लॉय, कोई प्रोफेशनल अगर आज सर्कुलेशन सेक्शन में काम कर रहा है तो आफ्टर 5-6 मंथ वो 1 महीने की ट्रेनिंग देकर फिर हमारे अदर सेक्शन ऑफ लाइब्रेरी मतलब कि अगर सर्कुलेशन सेक्शन में काम कर रहा है तो आगे जाके वो मेंटेनेंस सेक्शन में या टेक्निकल डिवीजन में, टेक्निकल सेक्शन में जाके काम कर सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं जॉब रोटेशन, ताकि एम्प्लॉय जो है वो इंस्टीट्यूशन के हर एक काम में अपनी हैंड ऑन प्रैक्टिस रखता हो और जब काम यूज पड़े तो उसमें वो अपना सहयोग दे सके एंड जो इंस्टीट्यूशन का गोल है वो प्राप्त करने में हमें आसानी हो। जॉब स्पेसिफिक, नेक्स्ट है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन का जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ये ये भी एक डेफिनेशन है जॉब स्पेसिफिकेशन का जो कि एडविन बी फिलिपो सेम इनके द्वारा ही ये दिया गया है। तो जॉब स्पेसिफिकेशन में ये आ जाएगा कि मिनिमम एक्सेप्टेबल ह्यूमन क्वालिटीज नेसेसरी टू परफॉर्म ए जॉब प्रॉपरली। किसी भी जॉब को करने के लिए जो किसी भी व्यक्ति का जो मिनिमम एक्सेप्टेंस क्वालिटीज होती है जो कि उस जॉब को करने के लिए जो भी प्रोफेशनल एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है वो जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर आता है। इसमें अलग अलग जॉब के आधार पे अलग अलग क्वालिफिकेशंस होते हैं। एंड लास्ट है जॉब डिस्क्रिप्शन। तो
ये मैच करेगा। डिस्क्राइब जॉब विथ रिगार्ड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस एटसेट्रा। तो इसको जॉब डिस्क्रिप्शन को हम लोग एम्प्लॉय डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। इसमें किसी भी एम्प्लॉय का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस डिस्क्राइब होता है। तो इसको अगर हम मैच करें तो ए का 4, बी का 3, का 4, बी का 3, सी का 2, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो अगला क्वेश्चन है ऑथर एंड बुक। सो ए के मुखर्जी ने लिखा है लाइब्रेरियनशिप, फिलॉसफी एंड हिस्ट्री। जे एच सेरा ने लिखा है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एंड लाइब्रेरियनशिप। डब्ल्यू ए कार्च ने इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क एंड फॉस्केट ने इंफॉर्मेशन सर्विसेज इन लाइब्रेरीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 3, 4th। आप लोग बुक्स एंड ऑथर जो भी लाइब्रेरी साइंस के हैं वो याद कर लीजिए। डेफिनेटली बुक एंड ऑथर आएंगे। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के जितने भी बुक हैं उनके ईयर भी याद कर लें। इन सब का ईयर तो नहीं आएगा लेकिन ऑथर एंड बुक आएगा। और डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बुक एंड उसके क्रोनोलॉजी भी आ सकते हैं। तो आप लोग प्लीज याद कर लें। Next question is subject catalog is one which shows documents on a specific subject possessed by a given library. There are the various type of subject catalog. I'm not able to describe this question now. But इसका आंसर है classified direct catalog and classified indirect catalog. Okay. Which of the following was started by ILA, Indian Library Association, 1933? ILA के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। तो लाइब्रेरी बुलेटिन एंड अगबिला इसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, मतलब ए एंड डी फर्स्ट ऑप्शन। और भी क्या क्या फंक्शन है, कौन कौन से प्राइजेस ILA के द्वारा दिया जाता है या जो भी एसोसिएशन है उसके द्वारा कौन कौन सा प्राइज दिया जाता है वो देख लीजिएगा। प्रेसिडेंट अभी कौन है वो भी देख लीजिएगा करंट में। सबसे पहले कौन थे? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ILA के कब से कब तक प्रेसिडेंट रहे हैं, कितने बार, किस नंबर पे आते हैं, और किस ईयर से किस ईयर तक रहे थे। आप लोग ILA को पढ़ लीजिए, ठीक ना, बेसिकली। So the next question is identify the neo-conventional category of documentary source according to Dr. S.R. Ranganathan. डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा जो नियो कॉन्वेंशनल चार नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स को अलग अलग डिवीजन किया गया है। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी तो इसी पे आएगी, तो उसका लिंक हम अभी यहाँ पे आई बटन पे दे देंगे, तो आप लोग वहाँ से उसको गो थ्रू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो अभी हम सिर्फ इसका आंसर बता दे रहे हैं। तो इसका आंसर है स्टैंडर्ड एंड पैटेंट्स, BD सेकंड। सो अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी? प्रोड्यूस ए नेशनल बिब्लियोग्राफी, यस। लाइब्रेरी एक्ट एनहांसमेंट, नहीं, ये नेशनल लाइब्रेरी का काम नहीं है। ये RRLF, ILA ये सब इन सब चीज़ों को देखता है। होल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्शियम ऑफ कंट्री, नो।
कंपाइल यूनियन कैटलॉग, यस। किसी भी देश का जो नेशनल लाइब्रेरी होता है वो पब्लिश होने वाले या पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट का कैटलॉग, प्री कैटलॉग बना के वो अपने पास रखता है और सर्विसेज भी देता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन उससे कैटलॉग डिमांड कर सकता है। तो ए एंड डी। So the next question is which of these is not an input device? Not an input device मतलब कि आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस बेसिकली आप लोग जानते ही होंगे कि वो ऐसा डिवाइस जिससे हम किसी भी कंप्यूटर के अंदर डाटा इनपुट करते हैं उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। एंड आउटपुट जो भी प्रोसेसिंग करके कंप्यूटर के द्वारा जो हमें रिजल्ट के रूप में शो किया जाता है या दिया जाता है उसको हम जिस भी डिवाइस का यूज करके वो हमें दिया जाता है उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। एंड प्लॉटर, प्लॉटर जो भी होता है फ्लैक्स प्रिंटिंग, जो प्रिंटर का ही एक बड़ा रूप है, तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। माउस से हम लोग इनपुट करते हैं डाटा। क्लिक OCR कैरेक्टर रीडर है, तो ये भी डाटा इनपुट करता है। एंड जॉयस्टिक भी डाटा इनपुट करता है। ये तीनों इनपुट डिवाइस हैं, ए एंड बी। So the next question is sequencing the following structure of the leader in Mark 21 records. Mark 21 एक स्पेसिफिक चीज है जो कि आप लोग पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप लोग मार्क 21 का टैग देख लीजिएगा, इसका एलिमेंट देख लीजिएगा, ओके। और मार्क 21 से रिलेटेड जो भी है, मतलब कि थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा मार्क 21 से, क्योंकि मार्क 21 से क्वेश्चन आते ही हैं। तो अभी के लिए मैं बस इसका ऑप्शन सॉल्व करवा देता हूँ मार्क 21 का। तो इसको अगर हम स्ट्रक्चरल अरेंज करें तो यह आ जाता पहले नंबर पे, सेकंड, थर्ड, ओ So here is the sequencing. The chapter of a specific type of material have been covered in. ये जो हैं वो AACR2 के चैप्टर्स हैं। यहाँ पे चैप्टर नहीं दिया गया है, तो हम लोग यहीं पे देखते हैं कि इसमें जो भी चैप्टर होते हैं वो सबसे पहले होता है जनरल रूल फॉर डिस्क्रिप्शन। अगर हम इसके सारे चैप्टर का यहाँ पे नाम लिखें तो आप लोग भी प्लीज इसको लिख लीजिए। सेकंड होता है बुक पैम्पलेट। थर्ड है कैटोग्राफिक मटेरियल, मतलब कि कैटोग्राफिक मटेरियल में क्या आता है, मैप, एटलस, ये सब आते हैं कैटोग्राफिक मटेरियल में। फोर्थ पे मैन्युस्क्रिप्ट। फिफ्थ है म्यूजिक। साउंड रिकॉर्डिंग। मोशन पिक्चर एंड वीडियो रिकॉर्डिंग। ग्राफिक मटेरियल, अब मैं बोल देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स, 3 डायमेंशनल आर्टिफैक्ट्स एंड रेलिया,
11th में आते हैं, 11th चैप्टर में माइक्रोफॉर्म्स, एंड 12th में आते हैं कंटिन्यूइंग रिसोर्सेज, एंड 13 मतलब 13th जो कि 13 चैप्टर हैं एसीआर के पार्ट 1 में, तो इसमें आते हैं एनालिसिस। तो इसी में से यही जो चैप्टर है उसी को हमको इसमें अरेंज करना है। तो मैन्युस्क्रिप्ट है 4th में, बुक है 2 में, म्यूजिक है 5 में, कैटोग्राफिक मटेरियल है 3rd में, एंड साउंड रिकॉर्डिंग है 6 में। तो इसको अरेंज करेंगे तो बी डी 4 तो BD BDAC। दिस इज इम्पॉर्टेंट, आप लोग इसको याद कर लेंगे। किसी एक चैप्टर का भी पूछ सकता है कि चैप्टर 5 में क्या है। तो sequencing the following step involves in the application of POPSI। पॉप्सी एंड प्रेसिस अभी के लिए इतना डीप पूछना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पॉप्सी पूछ रहा है, क्योंकि पिछले 2024 के एग्जाम में भी प्रेसिस किसके द्वारा दिया गया था ये पूछा गया था, तो मे बी ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो अगर हम पॉप्सी के बारे में बात करें, इसका एक्रोनिम होता है पोस्टुलेट बेस्ड परमुलेटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के चेन इंडेक्सिंग के बाद उनके ही एक शिष्य, उनका नाम था गोपाल भट्टाचार्य, ने 1980 में पॉप्सी लाया, जो कि चेन इंडेक्सिंग का ही बृहत रूप है। तो पॉप्सी के जो कुछ स्टेप्स हैं वो हैं 8। और वो कुछ इस प्रकार हैं कि वर्बल रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद है डिस्प्ले ऑफ कंपोनेंट, उसके बाद है शॉर्ट डिस्प्ले, देन आता है अप्रोच टर्म, सो इसके बाद आता है डिराइविंग सब्जेक्ट इंडेक्स, इंट्रीज, देन आता है डिस्प्ले ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्स एंट्रीज, देन क्रॉस रेफरेंसेस, and lastly alphabetical arrangement of
एंट्रीज। ओके, तो ये कुछ 8 स्टेप्स हैं, ये आप लोग याद कर लेंगे तो आपको अरेंजमेंट में आसानी होगी। तो वर्बल डिस्प्ले शॉर्ट एंड अप्रोच, वर्बल डिस्प्ले शॉर्ट एंड अप्रोच। ओके, उसके बाद आता है ये, तो ABCED, ABCED फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी हम पॉप्सी देख ही लिए हैं तो प्रेसिस भी देख लेते हैं। तो प्रेसिस का जो एक्रोनिम है वो है प्रिजर्व कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम। ये आया था 1968 में। डेरेक ऑस्टिन के द्वारा। ओके, तो 1968 में जब ये आया तो फिर 1971 से जो BNB है, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, उसने इंडेक्सिंग के लिए प्रेसेस का यूज करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन 1950 से BNB जो है वो डॉक्टर SR रंगानाथन का चेन इंडेक्सिंग यूज कर रहा था, चेन इंडेक्सिंग। ओके, तो इसमें पॉप्सी में ही 4 फंडामेंटल कैटेगरीज हैं पॉप्सी का। पहला है D, डिसिप्लिन, देन है एंटिटी, देन है एक्शन। एक्शन और प्रॉपर्टी ऊपर नीचे होता है, एक्शन एंड प्रॉपर्टी, DEAP। तो इसमें ट्रेडिशनल सब्जेक्ट या सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एटसेट्रा आते हैं। उसके बाद उस सब्जेक्ट के जो भी एंटिटी हैं इसमें आते हैं, उस सब्जेक्ट के जो भी नैरो टर्म्स हैं। फिर एक्शन, एक्शन एंड देन प्रॉपर्टी में आता है कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इट्स एट्रीब्यूट्स। तो आप अभी बस डीप को याद रखिए कि पॉप्सी का 4 फंडामेंटल कैटेगरीज हैं, डीप, डिसिप्लिन, एंटिटी, एक्शन एंड प्रॉपर्टी। ओके, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अरेंज द फॉलोइंग एरिया ऑफ डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू ASAR 2R 1988। तो इसका हम लोग ये देखते हैं सीक्वेंसिंग। तो सबसे पहले आता है टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देन हमारे पास आता है एडिशन एरिया। इसके बाद मटेरियल और टाइप ऑफ पब्लिकेशन स्पेसिफिक डिटेल। तभी हम यहाँ पे सिर्फ मटेरियल लिख रहे हैं। ओके, देन आता है पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल।
डिस्ट्रीब्यूटर या डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल, देन फिजिकल डिस्क्रिप्शन, ये सब फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आते हैं। फिर फिजिकल डिस्क्रिप्शन, इसके बाद इसी में आता है सीरीज, फिर आते हैं नोट्स, उसके बाद आता है स्टैंडर्ड नंबर, जिसमें हम लोग लिखते हैं ISBN नंबर या ISSN नंबर या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर का जो नंबर होता है वो सब लिखते हैं इसमें, स्टैंडर्ड नंबर। एंड देन आता है सप्लीमेंट्री एंड अदर थिंग्स। ओके, अकॉर्डिंग टू ACR2R। तो अब हम लोग अरेंज करते हैं। सबसे पहले क्या है, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर आ गया एडिशन, देन आ गया मटेरियल, ओके, मटेरियल एडिशन के बाद ही आता है ना। ओके, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ABCED, ABCED। Arrange the following in ascending order according to the year of first publication। तो इसमें इंटरनेशनल हुज हु जो है वो बस इम्पोर्टेंट हमको लगता है, जो कि आया था 1935 में, एंड इसको पब्लिश किया था यूरोपा पब्लिकेशन। बाकी सबका ईयर आप लोग सर्च कर लीजिएगा, बाकी इसका आंसर मैं बता देता हूँ, BACD सबसे पुराना ये है, BACD। So the next question is arrange the following task of periodical section in an order। ओके, तो सबसे पहले हम लोग रिकॉर्ड करेंगे जो भी इशू, जो भी वॉल्यूम रिसीव्ड हुआ है हमें, उसका रिकॉर्ड बनाएंगे। देन हम लोग नॉन रिसिप्ट पीरियोडिकल एंड इशूज का रिमाइंडर सेंड करेंगे। फिर हम उसको उस पीरियोडिकल को अपना प्रॉपर्टी बनाएंगे, एंड आफ्टर दिस हम इसको डिस्प्ले के लिए भेजेंगे बुलेटिन बोर्ड पे। एंड फिर जब 1 ईयर का अगर हम लोग बैक वॉल्यूम बनाते हैं तो फिर इसको कोलेक्टिंग बैक इशूज फॉर पीरियडिकल फॉर बाइंडिंग, तो फिर हम इसको पीरियडिकल को बाइंडिंग के लिए भेजेंगे। तो सबसे पहले A, देन B, देन डिस्प्ले के लिए भेजेंगे C एंड ADCB। So here is the next question, arrange the following networks in correct order of their origin। तो इसमें आता है डेलनेट, मैलिबनेट, इन्फ्लिबनेट एंड कैलिबनेट। तो नेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क जो है उन सबको हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम लोग डेलनेट का देखते हैं। डेलनेट का जो एक्रोनिम है वो है था, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, सॉरी, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, एंड इसका नाम चेंज होकर हो गया डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। ये नाम चेंज कब हुआ, इसका ईयर आप लोग बताइए।
डेलनेट जो है 1988 में फंक्शनल हो गया था। बट 1992 में रजिस्टर्ड हुआ। ओके। इसके बाद हम लोग करते हैं कैलिब्रेट। कोलकाता लाइब्रेरी नेटवर्क ये एस्टेब्लिश हुआ था 1993 में। देन माई लिवनेट मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क जो कि 1995 में एस्टेब्लिश हुआ था, और इसी में है मालिव नेट। तो माई लाइब्रेरी नेटवर्क एंड मालिव ये मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क है, मद्रास। और ये कहाँ है? मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क। माई से मैसूर एंड मद्रास। तो मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था 1993 में। उसके बाद आता है बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क, बॉनेट, जो कि 1994 में एस्टेब्लिश हुआ। एंड फिर आता है निस्नेट। सबसे पुराना लाइब्रेरी नेटवर्क निस्नेट ही है, जो कि 1977 में एस्टेब्लिश हुआ। इसको इसका जो सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन है वो है एनआईसी। एंड फिर है एडिनेट, अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क 1993। एंड देन आता है इन्फ्लिवनेट। ओके। तो इसको अगर हम अरेंज करें तो डेलनेट एस्टेब्लिश हुआ था, फंक्शनल हुआ था 1988, बट ये रजिस्टर हुआ था 1992 में। मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क 1993 एंड कोलकाता लाइब्रेरी नेटवर्क 1993। इन्फ्लिवनेट कब एस्टेब्लिश हुआ था? इन सबसे पहले एस्टेब्लिश हुआ था, तो आप लोग ये बताइए 1988 में हुआ था और 1991 में हुआ था। मैं दोनों ऑप्शन ऐसा दे रहा हूं जो कि इससे पहले है, ठीक। तो इन्फ्लिवनेट सबसे पुराना, सी, देन बी डी, बी डी, देन ए, बट नो। ओके, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ओके, मैं भी कंफ्यूजन हूँ। आप लोग लाइब्रेरी नेटवर्क देख लीजिएगा। Classification Research Group CRG was formed in which year? 1952. In which year cataloging in publication was begun? जुलाई 97। जब ये स्टार्ट हुआ था तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा एक सर्विस था, जो कि सेंट्रलाइज कैटलॉग की एक सर्विस है, जो कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा दिया जाता था, जिसमें कि जो भी बुक अभी पब्लिश नहीं हुआ है पब्लिशर के द्वारा उस बुक का कैटलॉग, उस बुक का बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को दिया जाता था। और उसका कैटलॉग, अब उसका मतलब कि कैटलॉग भी बनाकर उस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को दिया जाता था, और एक सर्विस के रूप में, चार्जेबल सर्विस के रूप में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अलग अलग इंस्टीट्यूशन को ऑन द डिमांड वो प्रोवाइड करवाता था। और अभी ये सर्विस जो है वो हर एक देश का नेशनल लाइब्रेरी जो है वो सब सर्विस प्रोवाइड करवाता है। तो दैट इज कॉल्ड कैटलॉगिंग इन publication. Macrofiche is used for
source documents. Mark 21 record consists of three elements: record structure, content designation and content of the record. मार्क 21 आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. What implies the assignment of right job at to the right person? Placement. ये आप लोग, ये जो है ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक है, इसमें ये सब चीजें फॉलो करती है. Tabulation figure which are employed by most of the libraries in order to gauge the progress of or regress of libraries known as library statistics. इसको आप एलिमिनेशन मेथड से भी बना सकते हैं. लाइब्रेरी कैलेंडर, लाइब्रेरी बजट आप लोग जानते हैं, लाइब्रेरी प्लान एंड स्टैटिस्टिक्स. Any act by conservator that involves a direct interaction between the conservator and the cultural material is known as, what is this? ओके, इसका आंसर है इंटरवेंटिव कंजर्वेशन. आप लोग ये देख लीजिएगा प्लीज. In which of the following methods jobs in an organization are arranged in an order, namely from the most complex to the simplest or vice versa? Job ranking method. ये आईसीटी का क्वेश्चन है, बहुत डीप क्वेश्चन है. 2023 में पता नहीं इतना हार्ड क्वेश्चन कहाँ से आ गया था. तो 2023 का क्वेश्चन बहुत हार्ड आया था, तो आप इसको रेफरेंस अपना नहीं मान सकते. तो जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे काम की चीजें हैं, बस उन सब क्वेश्चन पे फोकस कीजिए. बाकी ये क्वेश्चन और पीछे जो हम अभी एक क्वेश्चन कंजर्वेटिव वाला जो था वो स्किप किए, वो सब क्वेश्चन आप नहीं स्किप भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. Which of the following is not a method of acquisition of periodical? सब्सक्रिप्शन के द्वारा एक्वायर किया जाता है, गिफ्ट भी लिया जाता है, एक्सचेंज भी. लोन पे पीरियोडिकल नहीं मिल सकता. Which of the following is informal channel of communication? Invisible causes. The British National Bibliography is the example of centralized catalog. सभी हमने अभी बताया ना कि जो CIP था. So the next question is, an average edition of DDC was first issued in 1894. एवरेज एडिशन की बात हो रही है DDC का. In which edition of colon classification written by Siali Ram Mitra Ranganathan included the postulate of 5 fundamental categories P, M, E, S and T? फोर्थ एडिशन में. एंड यहाँ पे आपका डिस्कशन समाप्त होता है. अगले पार्ट में हम लोग इसको 100% सॉल्व कर लेंगे. तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद. थैंक यू. एंड यू कैन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी डिकोडर एंड लाइक कमेंट कर दीजिए. एंड आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है. थैंक यू. बाय बाय बाय. मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में इसके. ओके बाय.